ईरान वॉर पर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिका के युद्ध रोकने वाले प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। ईरान ने युद्ध खत्म करने के एवज में अमेरिका के सामने 5 शर्तें रखती हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को कह दिया है कि युद्ध तेहरान की शर्तों पर ही खत्म होगा। ईरान जब खुद चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, युद्ध उसी वक्त खत्म होगा। ईरान ने कह दिया है कि ईरान युद्ध तब समाप्त करेगा जब वो खुद फैसला करेगा और अपनी शर्तें मनवाकर ही रुकेगा। ईरानी रेजिम ने यह भी कहा है कि ईरान तब तक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर इजरायल पर हमला जारी रखेगा जब तक उसकी सारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। युद्ध रोकने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्तें रखी हैं। ईरान की पहली शर्त यह है कि अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमले और ईरानी लीडर्स की हत्या तुरंत रोके। ईरान की दूसरी शर्त यह है कि ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक पर युद्ध दोबारा थोपे जाने से रोकने के लिए ठोस तंत्र स्थापित किया जाए। ईरान की तीसरी शर्त यह है कि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए और ईरान को मुआवजे की गारंटी दी जाए। चौथी शर्त यह है कि मिडिल ईस्ट में हर प्रकार के हमले रोके जाएं, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों पर हमले ना हो। और ईरान की 5वीं शर्त यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के संप्रभु अधिकार का इस्तेमाल करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और गारंटी दी जाए। तेल खत्म, गैस खत्म, हिंदुस्तान को छोड़ पूरी दुनिया में मातम। महायुद्ध के 26 दिनों ने कैसे कर डाला दुनिया को बेदम। दुनिया में कहां कहां लॉकडाउन लग गया, युद्ध से सबका सिस्टम कैसे बिगड़ गया, हिंदुस्तान कैसे बच गया और कितने दिनों तक बचा रहेगा। युद्ध की विनाश लीला क्या होती है, एनर्जी क्राइसिस, तेल और गैस की कमी कैसे किसी देश को घुटनों पर ला सकती है, दाने दाने के लिए मोहताज कर सकती है, घर की चारदीवारी में 24/7 लॉक कर सकती है। ईरान वॉर के 26वें दिन इसका सबसे बड़ा सबूत मिल गया। साउथ कोरिया में लोग शॉर्ट शावर ले रहे हैं, सिर्फ वीकेंड पर वॉशिंग मशीन चला रहे हैं। नेपाल में रसोई गैस की किल्लत की वजह से लोग ठंडा खाना खा रहे हैं। थाईलैंड में लोग लिफ्ट नहीं, सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रीलंका में फैक्ट्रियां, दुकानें और स्कूल सब बंद हो गए हैं। निजी गाड़ियों को हर हफ्ते 15 लीटर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हर हफ्ते सिर्फ 200 लीटर तेल मिलेगा। फिलीपींस में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी बंद, कोचिंग सेंटर्स बंद, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। बिजली बचाने के लिए हर दिन 5 घंटे बिजली काटी जा रही है। बांग्लादेश के बड़े ऑयल डिपो पर आर्मी की तैनाती कर दी गई है। भूटान में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। पाकिस्तान में हर हफ्ते 4 डे वर्किंग शुरू हो गई है। 2 हफ्तों के लिए स्कूल कॉलेज बंद, गैर जरूरी सरकारी गाड़ियां रोड से गायब। इजिप्ट में 28 मार्च से मॉल्स, रेस्टोरेंट और दुकानें रात 9 बजे बंद हो जाया करेंगी। सरकारी इमारतों पर शाम 6 बजे ताला लग जाया करेगा। विज्ञापन के लिए लगाई गई होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स की लाइट्स तक नहीं जलेंगी। न्यूजीलैंड में कारलेस डे लाने पर विचार किया जा रहा है। न्यूजीलैंड के लोग हर हफ्ते एक दिन गाड़ी नहीं चला पाएंगे। स्लोवेनिया में हर कार को पेट्रोल पंप पर सिर्फ 30 लीटर तेल मिलेगा, ट्रक को सिर्फ 200 लीटर तेल मिलेंगे। कहने को युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन इस युद्ध का इंपैक्ट दुनिया के करीब 190 से ज्यादा देशों पर पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर एशिया के देशों पर पड़ा है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी उलट पुलट हो गई है। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस के डेटा के मुताबिक कम से कम 85 देशों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसका असर यह हुआ है कि कई देशों में पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कई देश तो ऐसे हैं जहां पेट्रोल पंप के तेल तक सूख चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 100 पेट्रोल पंप से पेट्रोल खत्म, 80 से डीजल खत्म और अभी किल्लत और बढ़ने वाली है।
क्योंकि अभी जंग चल रही है, हालात बिगड़ने के 100% चांस हैं। सिचुएशन किसी भी वक्त बैड से वर्स्ट में तब्दील हो सकती है। शनिवार को ट्रंप की 120 घंटे वाली डेडलाइन खत्म हो रही है। 5 दिन तक सीज फायर की बात कहकर भी ट्रंप ईरान को रोक नहीं पाए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल दिन रात सुबह शाम गरज रही हैं, बरस रही हैं। ईरानी IRGC का प्रवक्ता हर रोज एक नई धमकी देता है। ट्रंप कहते हैं बात हो रही है, ईरान कहता है ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और इन दोनों की मारामारी में दुनिया में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है। We had one in Venezuela, and now we're having one in Iran. They have no Navy left. They have no Air Force left. They have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal, and we'll see what happens. You have another question? You haven't been here in a while. Well, on Iran, can you give us any more sense of who exactly in Iran it is, either Woodcock or Kushner and others you're speaking with? Yeah, we had, I hate to say this in front of these young people. They're not children. I spoke to most of them. They sound like adults to me, even though they are sort of children, right? They'll always be your children. But I hate to say it, but we killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change, right? What makes you trust them? I don't trust anybody. I don't trust you. I mean, that's only because I know you. But if I didn't know you, I'd probably have more trust. But I don't trust anyone. Why do you say that? Why do you say what makes you trust? Do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد. حق و باطل و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تأثیر امواج رسانه‌ای شما اغوا نمی شود. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمی گردد. این اراده زمانی ایجاد می شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی همچون ما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد، نه حالا و نه هیچ وقت دیگری. ईरान और अमेरिका की तू मैं और एक दूसरे पर अटैक के बीच खबर आ रही है कि अमेरिका ने तेहरान को बातचीत के लिए 15 पॉइंट एजेंडे वाला ऑफर भेजा है। लेकिन ये 15 पॉइंट्स क्या हैं? अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ऊपर से नॉन स्टॉप हो रहे मिसाइल हमलों ने पूरी दुनिया, खासकर एशियन कंट्रीज की हालत खस्ता कर दी है। इकलौता हिंदुस्तान ऐसा देश है जिस पर अभी तक इस महायुद्ध का वैसा असर नहीं पड़ा है जैसा असर दुनिया के बाकी देशों पर पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे जहाज 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ घंटों पहले ही ईरान ने पाकिस्तान के कराची जा रहे एक जहाज को बीच समंदर में रोक दिया, खिसकने तक नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ अब तक इंडियन फ्लैग वाले 4 जहाज ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस कर चुके हैं बल्कि 2 भारत भी पहुंच चुके हैं और 2 भारत पहुंचने वाले हैं।
पिछले 24 घंटे में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से संबंधित कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। हमारे 20 भारतीय ध्वज के जहाज, उस पे 540 भारतीय नाविक पर्शियन गल्फ में हैं और सुरक्षित हैं और उनसे डीजी शिपिंग लगातार संपर्क बनाए हुए है। भारत के जहाज क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में क्यों हैं? सीधा जवाब है, वो लोग वहाँ तेल भरवाने गए थे, इसलिए कार्गो पिकअप करने गए थे, इसलिए वेस्ट में है। ईस्ट में आने के लिए उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना है। उस क्रॉस करने के लिए उनको सही उपयुक्त समय चुनना है, किस समय चले, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं। इसलिए वो समय देखकर उचित समय पर सेफ्टी को ध्यान में रख के मूव करते हैं। और इसी क्रम में जैसा आपने पहले भी देखा, 16 तारीख और 17 तारीख को 2 भारतीय जहाज एलपीजी के साथ भारत आए। मैंने आपको कल भी बताया था 2 और जहाज भारतीय फ्लैग के 2 जहाज हैं जो कि एलपीजी कैरी कर रहे हैं। और वो दूसरे सवाल के जवाब में यही 2 जहाज जो चल पड़े हैं वहाँ से भारत की ओर अग्रसर हैं, इनमें ये दोनों वेस्ट कोस्ट पे पहुँचेंगे, एक कांडला पोर्ट पे और दूसरा न्यू मैंगलोर पे। पहला 26 तारीख को जो कि कल है और दूसरा 27 तारीख को पहुंचेगा और दोनों में मिला करके करीब 92,000 मेट्रिक टन एलपीजी है। सवाल है कि युद्ध के बीच में भारत ऐसा क्या कर रहा है, या भारत ने ऐसी कौन सी तैयारी करके रखी थी कि उस पर अभी तक इस वॉर का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। यह समझने के लिए सबसे पहले आपको भारत और भारत के प्रधानमंत्री की टाइमलाइन देखनी होगी। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ने देश की संसद को संबोधित किया, युद्ध पर एक अपडेट दिया। नरेंद्र मोदी ने 2 बार सीसीएस की बैठक बुलाई। भारत सरकार ने एनर्जी क्राइसिस से निपटने का रोड मैप रेडी किया। मोदी ने मिडिल ईस्ट के और वेस्ट एशिया के तमाम बड़े लीडर से बात की। ट्रंप से लेकर मैक्रो तक मोदी के पास सबका फोन आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर रेगुलर दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के संपर्क में रहे। डिफेंस मिनिस्टर ने भारत की रक्षा तैयारियों का जायजा लिया। भारत सरकार हर दिन ईरान वॉर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपडेट दे रही है। कुछ रिपोर्टें हम लोगों ने भी देखी है। पश्चिम एशिया संघर्ष से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं हो रही है, उस पर हम भारत सरकार और विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के बहुत सारे इकाई उस पर नजर रखे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई थी कल, और इस बातचीत के दरमियान उन्होंने बताया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके माध्यम से जो नौ परिवहन होता है उस पर रेखांकित किया और बताया कितना अहम है ये वैश्विक स्थिरता के लिए, वैश्विक शांति के लिए और सबके आर्थिक कल्याण के लिए। उन्होंने इस बात पर विशेष तौर पे इस बात पर जोर दिया कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक तरीके से वह खुले ढंग से, आज़ाद ढंग से और सुरक्षित ढंग से वहाँ नौ परिवहन होना चाहिए। इसमें सिर्फ भारत की भलाई नहीं, पूरे विश्व समुदाय की भलाई है। और आज भारत सरकार ने वेस्ट एशिया वॉर पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। विपक्षी दलों को युद्ध पर अपडेट भी दिया और भारत की तैयारियों का पूरा लेखा जोखा भी दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी ने इस क्राइसिस से निपटने के लिए टीम इंडिया शब्द का जिक्र किया। याद कीजिए 24 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया था और तब भी मोदी ने उस महामारी से निपटने के लिए टीम इंडिया को साथ चलने का आह्वान ही किया था। और इस बार भी युद्ध की विनाश लीला से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को एक साथ काम करने को कहा है, डटे रहने को कहा है और इसी का असर है कि भारत पर अभी उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। और ये कैसे हुआ? मोदी ने युद्ध के बीचों बीच क्या क्या किया, अब ये भी देखिए। मोदी ने भारतीयों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। 3,75,000 से ज्यादा भारतीयों को युद्ध वाले इलाकों से वापस लेके आए। मोदी खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के नेताओं से 2 बार फोन पर बात कर चुके हैं। भारत गल्फ देशों, ईरान, इजराइल और अमेरिका से लगातार संपर्क में है। सभी भारतीय रिफाइनरी पूरी क्षमता से चल रही हैं। क्रूड ऑयल का स्टॉक पर्याप्त है। घरेलू एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया है। पेट्रोल और डीजल का स्टॉक भी काफी है। कई देशों से क्रूड ऑयल और एलपीजी ले जाने वाले जहाज भारत आ चुके हैं। सरकार बैकअप प्लान भी तैयार कर रही है ताकि सप्लाई कभी नहीं रुके।
भारत ने अपना क्रूड, एलएनजी और एलपीजी आयात 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों से कर लिया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अब 53 लाख टन से ज्यादा हो गया है। इसे 65 लाख टन तक पहुंचाने का काम चल रहा है और इस रणनीति के दम पर ही भारत भीषण वॉर के बीच भी खुद को बाकी देशों की तुलना में सेफ महसूस कर रहा है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी तरह घरेलू पीएनजी कनेक्शन भी भारत सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है और वहां पर 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने वाली सीएनजी की मात्रा भी 100% कंज्यूमर को उपलब्ध कराई जा रही है। एलपीजी के संबंध में यहाँ पर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग अच्छी है, लगभग 92%। पैनिक बुकिंग तो नहीं कहूँगी, लेकिन बुकिंग का लेवल जरूर ज़्यादा है, लेकिन डिलीवरी पूरी तरह सामान्य है। युद्ध के बीच में मोदी सरकार देश को भरोसा दिला रही है कि हिंदुस्तान अभी सेफ जोन में है, घबराना नहीं है। युद्ध में आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन मोदी ने भविष्य की चुनौतियों के लिए भी वॉर फुटिंग पर तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को भी फुल ब्रीफिंग दे दी है। भारत के पास कितने दिनों की सप्लाई है, कितनी सप्लाई कहां से आ रही है, सबकी जानकारी दे दी है। भारत सेफ है। मोदी ने आज ये बात विपक्ष के हर नेता को बता दी है। देश बेहतर स्थिति में है, फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सरकार ने बहुत डिटेल में विपक्ष और सरकार के जितने साथी पार्टी हैं सबके साथ में बैठक की और पश्चिम एशिया में जो संकट है उसके बारे में जानकारी दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा से हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है और मैं सभी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। सब ने अटेंड किया और अच्छी तरह से मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। सब पार्टी के नेताओं ने अपने अपने पार्टी की ओर से जानकारी और अपना चिंताएं व्यक्त की और जो परिस्थिति पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में संघर्ष के वजह से जो उत्पन्न हुआ है उससे भारत को किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और भारतीय लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है इसके बारे में कई सवाल विपक्ष के साथियों ने किया और सरकार की ओर से व्यापक अच्छी तरह से जवाब दिया। मैं आपको ये बताते हुए संतुष्ट मैं महसूस कर रहा हूँ कि सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा सरकार ने जवाब दिया और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि पूरा देश एकजुट रहना चाहिए और संसद से एकजुट का भाव और मैसेज जाना चाहिए। ये एक तरीके से सभी विपक्ष के पार्टियों के ओर से भी
मुझे नजर आया कि हम एकजुट रहेंगे। अब यहां पर सवाल है कि युद्ध के समय किन देशों के पास कितना तेल है, किसके पास अथाह तेल है, किसके पास तेल की कमी है, आज वो भी आपको बताते हैं। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार है। हालांकि चीन आधिकारिक तौर पर अपने भंडार के आंकड़े जारी नहीं करता है, लेकिन एनर्जी एनालिटिक्स फर्म वोर्टेक्सा के मुताबिक 2025 के अंत तक चीन के पास 1.13 बिलियन यानी 113 करोड़ बैरल का रिकॉर्ड भंडार था। युद्ध शुरू होने के बाद चीन की रिफाइनरी कंपनियां अब इस रिजर्व का इस्तेमाल करने के लिए सरकार से इजाजत मांग रही हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सदस्यों में अमेरिका के पास 41.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार है। यह भंडार अमेरिका के लगभग 200 दिनों के शुद्ध कच्चे तेल के आयात को कवर कर सकता है। वर्तमान संकट से निपटने के लिए अमेरिका अपने भंडार से 17.2 करोड़ बैरल तेल जारी कर रहा है। ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर जापान के पास भी दुनिया के सबसे बड़े आपातकालीन भंडारों में से एक है। 2025 के अंत तक जापान के पास लगभग 47 करोड़ बैरल तेल का सुरक्षित भंडार था। जापान का यह भंडार उसकी 254 दिनों की घरेलू खपत को पूरा करने के लिए काफी है। मौजूदा संकट को देखते हुए जापान 8 करोड़ बैरल तेल जारी कर रहा है। ब्रिटेन के पास लगभग 3.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल और 3 करोड़ बैरल रिफाइंड उत्पाद हैं। यह रिजर्व लगभग 90 दिन तक चल सकता है। जर्मनी के पास 11 करोड़ बैरल कच्चे तेल और 6.7 करोड़ बैरल पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है। फ्रांस के पास 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 12 करोड़ बैरल का सुरक्षित भंडार है। स्पेन के पास 15 करोड़ बैरल रिजर्व है, जबकि इटली के पास 90 दिनों के आयात के बराबर लगभग 7.6 करोड़ बैरल का भंडार है। रही बात भारत की, तो भारत का वर्तमान स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व लगभग 9.5 दिनों की आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में यह अपनी कुल क्षमता यानी 5.33 मिलियन टन का लगभग 64% यानी 3.372 मिलियन टन भरा हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास मौजूद भंडार को भी मिला लिया जाए तो भारत के पास कुल 74 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त तेल मौजूद है। भारत के पास भले ही उस लेवल का रिजर्व ना हो जैसा अमेरिका या चीन के पास है, बावजूद इसके युद्ध के विकराल होने की स्थिति में भारत एशिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में ही रहेगा।